गांधी आश्रम में एक पुराने मैनेजर साहब हुआ करते थे, वो सेनानी भी थे। तो एक बार उन लोगों को हमने गोष्ठी के लिए किसी का इंतजार कर रहा, तो मैंने कहा आप खुद उचित पात्र हैं, आप अध्यक्षता क्यों नहीं करते हैं। बहरहाल हम लोग दबाव में उन्होंने अध्यक्षता की। गांधी जी के जीवन दर्शन और विचार पर गोष्ठी हुई। आखिर में उन्होंने एक बहुत कीमती बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान भारतवर्ष में न रह गया होता तो इस देश की एकता का आधार नष्ट हो जाता। तो उस समय उनकी ये बात, पुरानी बात है, लगभग 45 वर्ष तो हो ही गए होंगे इस बात के, तब उसका अर्थ मैं ठीक से नहीं समझ पाया था, लेकिन बाद के घटनाक्रम ने मुझे ये बात समझा दी। भाई राष्ट्रभाषा हिंदी से देश को एक नहीं कर पाई, राम भी इस देश को एक नहीं कर पाए। इमरजेंसी के समय में भी 155 सीटें दक्षिण से जीत के आई थी, जिसमें 9 घटा दीजिए, 9 उत्तर भारत से सीटें थी। तो डेमोक्रेसी का मामला भी भारत को एक नहीं कर पाया। लेकिन ये देश बड़े हद पर एक हुआ इसी रिएक्शन में। उस रिएक्शन के पीछे हिस्ट्री मौजूद है। बड़े आश्चर्य की बात है कि गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद एक छोटा सा लड़का, एक तरुण, लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में बुरी तरीके से रो रहा था उस मृत्यु पर, गांधी जी की मृत्यु पर। सावरकर जी के करीबी थे और हिंदू महासभा से बिल्कुल सक्रिय व्यक्ति हुआ करता था वह तरुण। लेकिन गांधी जी की मृत्यु ने उसे बहुत विह्वल कर दिया। वो बुरी तरीके से रो रहा था। उसे देख करके एक रिफ्यूजी वहाँ ने उससे कहा कि क्यों रो रहे हो तुम, तुम्हारे बाप मर गए क्या? तो बहुत विह्वल हो गया। उसने कहा हाँ, हमारे पिताजी का ही मृत्यु है। ये किस्सा है बहराइच के अभयराज सिंह जी का। गांधी मर्डर हुआ था। हाँ। और ये चूंकि हिंदू महासभा और वीडी सावरकर के करीबी थे। अभयराज सिंह जी मूलतः हिंदू सभा के थे। तो उसी परिवार के एक सुरेश्वर सिंह विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में, विवादित हैं। मैक्सिको महाराजगंज के विधायक को लेकर हाल में ही उस पर दंगा हो चुका था। उनके दूसरे पुत्र हैं राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह किसान डिग्री कॉलेज के मेडविल हिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं, हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं उस पूरे दौरान कि क्या क्या हुआ, बहराइच की क्या स्थिति है और आज राजनीतिक और इतिहास को लेकर के जो झंझट हो रहा है। आप तो इतिहास के छात्र हैं। इसको सामान्य तौर पे कहा जाता है कि बालार्क ऋषि है कि भूमि है, ये भरों की भी है, जिसकी जो समझ में आता है उसको कहता है। बहराइच क्या है? बहराइच सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही पुरातन नगरों में से है और मिथ के नाम पर तो बहुत सी चीज़ें हैं। भरों की बात की है, महाराजा सुहेलदेव से भी संबंधित है, जिन्होंने सैयद सलाल मसूद गाजी को युद्ध में वध किया था जिनका। और यहाँ चित्तौड़ा में आप वध कह रहे हैं, हत्या नहीं कह रहे हैं, क्यों? हाँ नहीं, वध और हत्या में अंतर होता है। वही पूछ रहा हूँ। हाँ, हत्या नॉर्मल किसी को, सामान्यतया कोई किसी को मार देता है उसको हत्या करते हैं, कहते हैं। लेकिन अगर किसी की हत्या से जन कल्याण हो, लोक हित हो, तो उसे हत्या नहीं वध कहेंगे। जैसे रावण वध। तकरीबन 20 साल तक भाजपा सरकार यूपी में चली है, क्या यहाँ पर भी जो जिसके बारे में कह रहे हैं उन्होंने वध किया, सुहेलदेव की एक भी मूर्ति नहीं है आपके शहर में? नहीं, अब उसके लिए किया है, इन लोगों ने काम किया है। एकदम से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इनकी मूर्ति भी है और इनकी स्मृति को अजर अमर करने के लिए चित्तौड़ जिले पर बहुत काम। ये जो गाजी हुआ करते थे, ये आक्रांता थे या नहीं? आक्रांता तो थे ही, आक्रांता तो सभी लोग थे, लेकिन अब इसके लिए वही लोग दोषी नहीं है। देश काल की परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। आप गार्डन लेके खड़े रहोगे तो कोई ना कोई तो सिर करेगा ही माला पहनने के लिए। भाई आपको 500 वर्षों की चेतावनी मिली थी, 7वीं शताब्दी में ही सिंध निकल गया हमारे हाथ से। 500 वर्ष की शताब्दियों का आप कोई उपयोग नहीं कर पाए। जब आप आपस में लड़ोगे, ईर्ष्या द्वेष के शिकार रहोगे, युद्ध के नाम पर बलवे हुए और लोग उसमें पस्त हुए। यदि इस देश में लोगों ने संगठित विरोध किया होता तो किसी की शक्ति नहीं थी कि यहाँ पर पैर जमाए। मुझे हल्की सी याद है जी, यहाँ हिंदू और मुसलमान 2 गुंडों का गिरोह हुआ करता था जी। कोई गुरु हुआ करता था, कोई दूसरा, उसका नाम क्या मुस्लिम था, क्या था पूरा मामला? अब बहुत स्पष्ट तो ध्यान में नहीं है इस बात का, जी। लेकिन सुनने में इस सब बातें आई जरूर हैं।
बहुत पुराना शहर है, हाँ, बहुत पुराना, जिला है, हाँ। और ये इसकी बड़े मिथक और ऐतिहासिक गुण है। लेकिन यहाँ एक भी नेता ऐसा नहीं बन पाया स्थायी रूप से जो आपका नेतृत्व लंबे समय तक कर सके। निर्वीर्य हैं आप, बिल्कुल दम नहीं है आपके अंदर। निर्वीर्य कहना तो उचित नहीं है, और कोई प्रमाण तो दीजिए। नेतृत्व भी भाई प्रमाण क्या, सलार मसूद गाजी का यही वध हुआ। 1857 की क्रांति में हमारे तमाम सब रजवाड़े मिट गए, संघर्ष किया उन्होंने, और गद्दारी करने वालों ने गद्दारी भी की। लेकिन बहराइच जनपद का जहाँ तक सवाल है, तब श्रावस्ती भी इसी में था। ये बड़ा विषय सापेक्ष होता है कि जो युद्ध होता है तो जो जीत जाता है वो कहता है कि वध किया हमने दूसरे का, और जो हार जाता है वो कैसे हत्या की गई। ये पूरा विषय के झगड़े में हम लोग क्यों पड़ते हैं? नहीं, हम विषय के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जो दृष्टि है वही सृष्टि है। जी जी। अंग्रेजों के लिए जो आतंकवादी थे वो हमारे लिए महान क्रांति। राजेश्वर जी, जब आपके रजवाड़े खुद ही ऐसी की तैसी करा रहे थे, तो अगर सालार जंग जो यहाँ उन लोगों को मार रहा था, युद्ध चल रहा था, तो कोई ना कोई तो मरना था। आप क्या चाहते थे कि आप दोनों घटनाओं के बीच में लंबा अंतराल है। हाँ, लंबा अंतराल है, इसलिए उसको उससे जोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ, टेक्निकली अंग्रेज तो प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ काबिज हुआ 1757 में, 100 वर्ष लगा सिर्फ। तो सालार जंग के बाद रजवाड़े एक सब एकजुट हो गए। एक घटना जो है 19वीं शताब्दी की है और दूसरी 12वीं शताब्दी के थोड़ा सा पहले की है, तो इन दोनों को मिलाया नहीं जा सकता है। तो बहराइच का नाम कैसे बना? अब हमारे हिसाब से तो नदियों के प्रकोप से, बहाइश से बहराइच हुआ। अच्छा। लेकिन अब बचपन से पढ़ाया सुनाया यही सब गया है कि बहराइच से बहराइच हुआ। हाँ, और इतिहास बहुत स्पष्ट हर बात को नहीं कर सकता है। हमारे आपके सामने कोई घटना घट जाती है, उसमें 10 आदमी 10 तरह की बातें बताते हैं। तो इतिहास का सत्य खोजना तो आदमी के विवेक पर निर्भर करेगा। आदमी पक्ष में भी लिखता है, विपक्ष में भी लिखता है, दोनों को पढ़ना पड़ता है, फिर निष्कर्ष निकालना पड़ता है, तब जाके आप किसी बात को स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं। हमारा वही एक प्रश्न फिर वही था कि यहाँ पर कोई जोगिंदर सिंह से लेकर के और कौन कौन लोग यहाँ आए, आरिफ मोहम्मद भी है, लेकिन उन्होंने अपना काम निकाला और आपको मोहरा बनाया और उसके बाद चले गए। बहराइच आने में लोग रोते हैं कि न जाना पड़े तो अच्छा है, और जब आ जाते हैं तो फिर यहाँ से जाने में रोते हैं। क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्रेम पूर्ण हैं, सद्भावना पूर्ण हैं, और बहराइच जो है साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न स्थल रहा है। हमारा मूल विषय आपका मिडविल हिस्ट्री है। हम जानना चाहते हैं कि जो इस दौरान वाराणसी ज्ञानपीठ वापी में खुदाई हुई, या संभल में इस समय चल रहा है, मथुरा की बातचीत चल रही है, ये क्या है पूरे दौरान? क्या वास्तविकता वहाँ क्या आपको लगता है? देखिए, वास्तविकता तो सब जग जाहिर है, और मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं एक प्रवृत्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो भी शासक प्रशासक होते हैं वो अपने कल्चर का विस्तार करने के लिए उसको कोई न कोई रूप देते हैं। अंग्रेज भी यहाँ आए तो अंग्रेजों ने तमाम गिरजाघर बनाए, लेकिन उन्होंने मंदिर तोड़ करके गिरजाघर नहीं बनाए। मुस्लिम काल में बहुत से मंदिर तोड़े गए, और जितनी प्राचीन मस्जिदें हैं, अगर उनकी सीढ़ियों को खुदवाया जाए तो देवी देवताओं की तमाम मूर्तियां निकल आएंगी। जब विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के उद्धार के लिए आंदोलन चला रहा था, तो एक बात उस समय कही गई थी, वो बात बहुत कीमती थी, कि भाई कम से कम 30,000 हमारे विशिष्ट स्थानों को आपने उनका इस्लामीकरण किया हुआ है, हमको सिर्फ 3 दे दीजिए, राम मंदिर, मथुरा और वाराणसी में। तो ये 3 स्थान मांगे गए थे, मथुरा, काशी और अयोध्या। ये एक अच्छा अवसर था जब इस देश के मुसलमान आगे आते और वो तीनों स्थानों को प्रेम पूर्वक सौंप देते कि ठीक है, इन स्थानों पर आप अपने मंदिर बना लें, इन स्थानों का सीधे तौर पर हमसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजनीति तो एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने में अपने को जिंदा रखती है। ये सद्भावना नहीं हो पाई। ये सद्भावना होती तो बहुत अच्छा होता। इसके लिए दोषी कौन था?
इसमें राजनीतिक दल नाम बताइए। राजनीतिक तो भाई जो भी लोग मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं वो दोषी थे, और वोट बैंक समझने वालों कुछ लोग में तो परोक्ष प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ परोक्ष हैं, जैसे बाकी दलों ने जो किया वो वोट बैंक बनाया मुसलमान को, लेकिन जो भाजपा ने बनाया वो परोक्ष उनको वोट बना मजबूर कर दिया वोट बनने में। अब सत्ता में जिसको रहना है वो अपना एक लाभार्थी वर्ग निकालता है उसमें से, जिससे हम बने रहें। सत्ता लिप्सा जिसको होगी वो लाभार्थी वर्ग तो बनाएगा ही। अब जिसको राष्ट्र का निर्माण करना होगा वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि हम 5 साल के बाद आएंगे, कहाँ जाएंगे। हम 5 साल के बाद आवें या हम जहन्नुम जाएं, देश सबसे बड़ी घटना है और देश को अजर अमर रहना चाहिए, उसको मजबूत रहना चाहिए। उसके लिए जो भी कुछ अच्छा हो हमें करना चाहिए। 2 बच्चों का नियम तो फैमिली प्लानिंग को ध्यान में रखिए। 2 बच्चों का कठोर कानून तो हम आज बना नहीं पाए और रोना रो रहे दुनिया भर का। चीन से ज्यादा हमारी आबादी हो गई। वो तो भागवत कह रहे हैं 3 से ज्यादा नहीं, तो सवाल है कि मूर्खताओं का कोई उत्तर तो हो नहीं सकता। 3 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए तो भागवत उनको पढ़ाई लिखाएंगे, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे, कैसे होगा भाई। हम उतने ही पुष्प खिलाएं जो तरोताजा रह सके। तो ये जो बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है फिर? ये उत्तेजित करने वाली बातें हैं, ये मूर्खता है। हाँ, ये सब बातों ये को कोई लर्नेड पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी जिसकी वैश्विक दृष्टि है, एक तरफ तो आप कहते हैं माँ कष्टित भाग भवेत, एक तरफ आप विश्व बंधुता की बात करते हैं, फिर तो बटेंगे कटेंगे कहाँ से आ गया, किसके लिए ये बात आप कह रहे हैं? और खासतौर से तब जब हमारे खुद हिंदुओं में भी जातियों को लेकर के हाहाकार जैसा मना हाहाकार मचा है। और मतलब यहाँ पर एक गांधी जी के जन्मदिन पर यहाँ गांधी आश्रम में एक पुराने मैनेजर साहब हुआ करते थे, वो सेनानी भी थे। तो एक बार उन लोगों को हमने गोष्ठी के लिए किसी का इंतजार कर रहे, तो मैंने कहा आप खुद उचित पात्र हैं, आप अध्यक्षता क्यों नहीं करते हैं। बहरहाल हम लोग दबाव में उन्होंने अध्यक्षता की। गांधी जी के जीवन दर्शन और विचार पर गोष्ठी हुई। आखिर में उन्होंने एक बहुत कीमती बात कही थी मैनेजर साहब ने, वो मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान भारतवर्ष में न रह गया होता तो इस देश की एकता का आधार नष्ट हो जाता। तो उस समय उनकी ये बात पुरानी बात है, लगभग 45 वर्ष तो हो ही गए होंगे इस बात के। तब उसका अर्थ मैं ठीक से नहीं समझ पाया था, लेकिन बाद के घटनाक्रम ने मुझे ये बात समझा दी। भाई राष्ट्रभाषा हिंदी से देश को एक नहीं कर पाई, राम भी इस देश को एक नहीं कर पाए। इमरजेंसी के समय में भी 155 सीटें दक्षिण से जीत के आई थी, जिसमें 9 घटा दीजिए, 9 उत्तर भारत से सीटें थी। तो डेमोक्रेसी का मामला भी भारत को एक नहीं कर पाया। लेकिन ये देश बड़े हद पर एक हुआ इसी रिएक्शन में। उस रिएक्शन के पीछे हिस्ट्री मौजूद है और उस हिस्ट्री को जो सहलाने का काम हुआ था उसको लोगों ने नाश किया। हमको कमलापत त्रिपाठी का वो भाषण याद आता है छात्र जीवन में, हमने यहाँ घंटाघर के मैदान में सुना था। उन्होंने कहा था, वो विद्वान पुरुष थे, उनका अपना एक स्तर था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चक्षु विहीन होना पसंद करेगी, लेकिन इस देश की एकता अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ पसंद नहीं करेगी। तो उनका सेंटेंस याद आता है कि चक्षु विहीन होना पसंद करेगी। बांग्लादेश ही सिर पर घटनाएं हैं, किस तरह से बांग्लादेश में क्या हुआ है। बांग्लादेश से आप निपट नहीं पा रहे हो। अपने ही पैदा किए हुए बच्चे पर कोई आपका नियंत्रण नहीं, जो चाहे करे। अब ये कह रहे थोड़ा काम चलेगा कि संप्रभु राष्ट्र हम क्या करें। आज संप्रभु राष्ट्र है, आपके बाहों में है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इतिहास ने एक मौका इंदिरा जी को दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर स्वाधीन बांग्ला का उदय कर दिया। आपको भी एक मौका इतिहास ने दिया था, आप क्या कर पाए। एक शिक्षक के तौर पर आपको कैसा लगता है ये जो माहौल चल रहा है? ये माहौल तो मुझे अच्छा नहीं लगता। द्वेषपूर्ण माहौल मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। सद्भावना और प्रेम ही मुझे अच्छा लगता है। और वो जो कहानी है कि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो साधु अपना स्वभाव को छोड़ दे। एक तरीके से एक ये बात कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं 3 अगर जो मांगा गया था दे दिया जाता, मथुरा काशी, और वो दे देना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम का हजरत मोहम्मद का उससे कोई संबंध नहीं था। क्या मुसलमानों के मन में ये भय नहीं था कि आज ये 3 मांग रहे फिर बाद में 23-30 मांगेंगे? ये भी तो एक भय था उनके पास। तो उस भय से बचने के लिए 3 दे देते। भाई उनसे वादा भी तो किया जा रहा था कि हम किसी स्थान को नहीं मांगेंगे। भाई राम मनोहर लोहिया तो बहुत बड़े सेकुलर नेता थे,
वो रामायण मेला लगाते थे, रामकृष्ण और शिव पर उनकी किताब है, उसको संस्कृति का अंग मानते थे। लेकिन राजीव गांधी ने भी अपनी राजनीतिक यात्रा अयोध्या से शुरू की थी, फैजाबाद से, तो उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं देखी गई थी। पूरे देश में तो ये नियोजित ढंग से मुझे लगता है उत्तेजनात्मक वातावरण बना करके कौन कर रहा है? दोनों पार्टियां कर रही हैं। जो संभल में हो रहा है, हाँ। आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। महसी में जो हुआ है महाराजगंज में, आपको कैसा लगता है? अब किसी भी भले आदमी को दंगा फसाद तो अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि भाई दंगे फसाद की उत्तेजनात्मक परिस्थितियों को जन्म भी नहीं देना चाहिए। लेकिन इसको भड़काने में तो नाम किया जा रहा है, आपके भाई हैं सुरेश्वर सिंह, उनके बेटे के ऊपर आ रहा है। नहीं, गलत आ रहा है। उसको भड़काने में उन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। अब तो राजनीति में और हर दल में कई पार्टियां रहती हैं। तो हिंदू कर रहे हैं उसको भड़काने? कौन भड़काएगा? जो विवाद हुआ, प्रश्न यह है कि यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक विफलता के बल। संक्षेप में अगर कहा जाए तो महाराजगंज जब संवेदनशील कोई नई जगह तो है नहीं, महाराजगंज पुरानी जगह है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी करीब 75-80% है, 80% से कम नहीं होगी। पास पड़ोस में ब्राह्मणों के बड़े बड़े गांव हैं, तो उसके दबाव में वो रहते हैं। लेकिन वहाँ जो घटना घटित हुई, अगर वहाँ प्रशासनिक इंतजाम अच्छा होता, थोड़ी सी कायदे की फोर्स होती जी, और सिस्टम को नियंत्रित करके चलती, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कुछ घटना। तो ये दोष राज्य सत्ता का है या प्रशासनिक सत्ता का? यह प्रशासनिक सत्ता का दोष है, और प्रशासनिक सत्ता के साथ राजनीतिज्ञों को मैं दोष से मुक्त नहीं कर सकता। क्योंकि कोई बात होती है, एसडीएम को सस्पेंड करो, डीएम को सस्पेंड करो, और ये एमएलए एमपी मिनिस्टर क्या मनोरंजन के साधन है? इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? अगर किसी क्षेत्र में गड़बड़ होता है या अच्छा होता है तो क्रेडिट दोनों को जाती है, प्रशासन को भी जाती है, राजनीतिक लोगों की भी जिम्मेदारी है। भाई किसी भी एमएलए एमपी मिनिस्टर के क्षेत्र में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो केवल अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है, और दोनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर जिम्मेदारी जो नहीं ले सकता अपने घर में बैठे। थोड़ा पीछे आते हैं। आप गुलाम वंश से आपकी पढ़ाई शुरू होती है, मिडिल हिस्ट्री में लेकर के। गुलाम वंश का मतलब होता है रजिया बलबन। रजिया उस समय एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हुआ करता गुलाम वंश। बड़ा कैरेक्टर। वो जो स्त्री में जो स्त्री के तौर पर वो जबरदस्त मजबूत हो गई, गुलाम वंश वहीं उसी पर खड़ा होता है। तो स्त्रियों के आत्मविश्वास को लेकर के उसके राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के बजाय आज हम पाते हैं कि तकरीबन 900 साल बाद आज भी स्त्रियों की दौर स्थिति बहुत खराब है, और बीच में तो बहुत ही बुरी हो गई थी। आप सही कह रहे हैं। आधी आबादी की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। जिन स्त्रियों ने आर्थिक और ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति की है, जो स्त्रियां पढ़ लिख गई हैं, सर्विस पा गई हैं, या स्वतः रोजगार कर रही हैं, या कोई भी मतलब जिन्होंने अपनी निजी पहचान बना ली है, उनकी स्थिति में सुधार आया है। बाकी सामान्य स्त्रियां जो हैं उनकी स्थिति अभी कोई बहुत अच्छी नहीं। एक सवाल का जवाब जी, कितनी रजिया आत्मनिर्भर महिलाएं आपको जो बहराइच में दिखाई पड़ती हैं? ये इसलिए जानना बहुत जरूरी है ताकि पता चल जाए कि जो आप कह रहे हैं कि वास्तव में जमीनी है या नहीं। अब यहाँ तो इन्हें गिने नाम लिए जा सकते हैं, यानी पहचान बनाई हो। यानी वो हमारा जो परिश्रम था रजिया और बलबन का, वो परिश्रम किसी का नहीं था। रजिया और बलबन वो परिस्थिति थी। अच्छा, परिस्थिति भी है, लेकिन वहां से पल्लवित होती है ना। हाँ, पल्लवित होती है उससे। भाई उसका बाप खुद कहता था कि मेरे नालायक बेटों में से एक ही लायक बेटा है रजिया। लेकिन उस जमाने में उसका शासक बनना ही उसके पतन का कालांतर में कारण बना। बहुत ऐसे किस्से हुए हैं, किन्नर यानी खोजा जैसे लोग इतिहास में आप बहुत अच्छे तरह जानते हैं। ये खोजाओं ने सत्ता को बहुत संभाला है और खुद भी शासन के तौर पर किया है, राजाओं को मोहरा बना करके। ऐसी कुछ घटनाएं आपके पास आसपास दिखाई पड़ती? अब आसपास की इस तरह की कोई घटना हमको नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, एक बार रिएक्शन में गोरखपुर की जनता ने आशा देवी मेयर बना दिया था। आप आशा देवी की बात वो दिमाग में आ रहा है। नहीं, वो तो मंडलेश्वर के तौर पे भी कुछ बन गए हैं, पूरा अखाड़ा किन्नर बन गया है। तो ये आपका विकास है क्या? विकास और विनाश
दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, धीमी कितनी है गति जी। और विकास कितना अदृश्य हो चलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद तुलसी। छात्र और शिक्षक के रिश्ते अब क्या है? अब जितने अच्छे पहले थे उतने अच्छे तो अब नहीं मुझे लग रहे हैं। आप पढ़ाने जाते हैं, मजाक होता है वहाँ? नहीं, हम तो जब पढ़ाने जाते थे तो क्लासेस भरे रहते थे और रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते सन्नाटे का अनुभव हुआ। और उस सन्नाटे से भी मैं गुजरा हूँ जब केवल एक विद्यार्थी आता था रेगुलर, और मैं उस एक विद्यार्थी के लिए पूरा क्लास चलाता था और अपने सहयोगियों से भी कहता था कि अगर एक आया है तो ये पागल नहीं है, और हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं। एक आया, संख्या नहीं, पूरे क्लासेस जितने पेपर से सब पढ़ा जाता। चाहता हूँ कि अभी आपको जो मैंने वीडियो दिखाया है कुछ मूर्तियों को लेकर के, जी जी, ये इसका कालखंड क्या है, जरा बताइए। ये सब बुद्ध के बाद की ही हैं। कौन सा, आज से कितने साल पहले होगा? ये खजुराहो मंदिर बनने के बाद का है। ये जिस तरह की मूर्तियां आपने दिखलाई हैं, ये खजुराहो के मंदिर में। गुप्त काल का? नहीं, गुप्त काल तो बहुत पहले चला जाएगा। तो कब, कितने साल? ये हर्षवर्धन से थोड़ा पहले 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन थे। जी जी। उत्तर भारत में पुलकेशी दक्षिण भारत में राज कर रहे थे। यही समय था जब इस्लाम का प्रचार हजरत मोहम्मद कर रहे थे। तो ये 7वीं शताब्दी से पहले का। बुद्ध ने तो मना किया था कि हमारी कोई मूर्ति न बनाई जाए, 500 वर्ष तक केवल पीपल का पेड़। तो फिर एक पूरक प्रश्न हमारे पास है। जी। संभल में और ज्ञान व्यापी में आप शिवलिंग खोज रहे हैं, जबकि जो वीडियो है जामो का अमेठी का हिस्सा है, मंदिर के बाहर कूड़े की तरीके से पड़े हुए हैं, हमको जिसको वीडियो बनाया है। ये क्या है? हम किसको खोजना चाहते हैं? शिवलिंग को खोजना चाहते हैं, जो उससे पुराना जो दैवित्य? हम किसी को नहीं खोजना चाहते हैं। सत्य को खोजने का हमारा कोई आग्रह नहीं है। सत्य को खोजने का आग्रह चंद लोगों का होता है, वो उसमें कार्य करते हैं। और ये सब जो खोज हो रही है, ये सब निहित राजनीतिक मंतव्य के तहत हो रही है। इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन इसी को तो पाखंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो पाखंड में तो कन्वर्ट नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा भाई? पाखंड ही तो जीवन का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन आप तो हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। नहीं, हम किसी से नहीं जुड़े। अच्छा। हाँ, हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं। हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम जुड़े किसी से नहीं। हम गुण दोष के आधार पर विवेचन करते हैं। और इतिहास का आदमी तो किसी के बारे में कुछ कहेगा तो पहले उसको कटघरे में खड़ा कर देगा, तब बात करेगा। तो जब एक कोई शिक्षक बोलता है तो झन्नाटे थप्पड़ मारता है, मारे भरे नहीं, लेकिन शब्दों के हिसाब से बताता है कि सच क्या है, और सच आम लोगों के गाल पे बहुत तमाचा जोरदार दर्ज कर देता है। मैं राजेश्वर सिंह जी बहराइच के किसान डिग्री कॉलेज के इतिहास के व्याख्याता रह चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे हमारे सवालों का जवाब दिया है, सामान्य तौर पर एक लोग के लिए उतना आसान नहीं होता है, खास तौर पर जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि हिंदू सभा या किसी जातीय या सांप्रदायिक संगठन से जुड़ा हुआ होता है। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए।